नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन अगर कांग्रेस की राजनीति देखें और उसका मुस्लिम प्रेम देखें तो मुस्लिम प्रेम को देखते हुए कह सकते हैं कि प्यार बहरा भी होता है। कांग्रेस का कम से कम मुस्लिम प्रेम तो ऐसा ही बताता है कि वो अंधा और बहरा दोनों है। आसपास क्या घट रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, इससे कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस का मुस्लिम प्रेम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, और आज से नहीं हो रही है, आज़ादी के बाद से हो रही है, बल्कि केवल एक उदाहरण आपको जो है 10 साल की जो मनमोहन सिंह की और सोनिया गांधी की सरकार थी उसका दूं। जो कम्युनल वायलेंस बिल आया था उसमें प्रावधान था कि सांप्रदायिक दंगा होने की स्थिति में मेजॉरिटी कम्युनिटी को दोषी ठहराया जाएगा, आरोपी ठहराया जाएगा। जांच उनके खिलाफ होगी, गिरफ्तारी उनकी होगी। अगर आपको ये गलतफहमी हो कि मेजॉरिटी या बहुसंख्यक से मतलब है राज्य के हिसाब से, तो बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर, यानी जम्मू कश्मीर में अगर दंगा हो जाए, कश्मीर घाटी में अगर दंगा हो जाए, सांप्रदायिक दंगा, तो वहाँ भी हिंदू ही आरोपी माने जाएंगे, मुसलमान नहीं माने जाएंगे। ये सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह कानून बनाना चाहते थे, विपक्ष के विरोध से रुका ये, और विरोध में सबसे आगे जाहिर है भाजपा थी। आज क्यों ये बात कह रहा हूँ, चुनाव में आप देख ही रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को लुभाने के लिए, उनको साथ लेने के लिए किस तरह से और किस हद तक झुकने को तैयार है, किस तरह के मुद्दे उठाने को तैयार है। आरक्षण जो दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के लिए है, उसका कोटा काट कर मुसलमानों को देने के लिए तैयार है। ये सब तो पुरानी बात हो गई। सबसे ताज़ा जो घटना है वो है कर्नाटक से खबर आई है। कर्नाटक के ओल्ड बेल्लारी में अक्टूबर 2002 में दंगे की स्थिति आई थी। मुसलमानों ने, और ख़ासतौर से AIMIM, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो असदुद्दीन ओवैसी का संगठन है, उसके नेता वहाँ के मोहम्मद आरिफ, उनके नेतृत्व में ओल्ड हुबली के थाने को घेर लिया। थाने पर पथराव हुआ, थाने पर ही नहीं हुआ, मंदिरों पर पथराव हुआ, लोगों के घरों पर पथराव हुआ, अस्पताल पर पथराव हुआ। पुलिस ने इसको रोकने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, धारा 144 लगा दी और हल्का लाठीचार्ज किया। 12 FIR दर्ज हुई और उसमें गिरफ्तारियां भी हुई। 7 नाबालिग लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया गया पिछले दिनों। पिछले दिनों से मेरा मतलब काफ़ी समय हो गया। 151 लोग, और सब के सब मुसलमान हैं, बेल्लारी और कलबुर्गी की जेलों में बंद हैं। उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। आरोप है दंगा फैलाने का, हत्या के प्रयास का। अब आप देखिए, उनको लुभाने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए किस हद तक जाती है कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस पार्टी। पहले तो बता दें मामला क्या था। मामला सिर्फ इतना था कि ये हिरेमठ नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट की थी, जिसको लेकर मुसलमानों ने नाराज़गी व्यक्त की कि ये हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। तो इसके लिए पुलिस पर हमला हुआ, थाने को घेरने, जलाने की कोशिश हुई, अस्पताल पर, लोगों के घरों पर, मंदिर पर। आप बताइए, इस एक सोशल पोस्ट के आधार पर इन जगहों पर हमले का क्या मतलब है। अब इन पर मुकदमा चल रहा है। तो डिप्टी CM हैं कर्नाटक के DK शिवकुमार। उन्होंने पिछले दिनों एक चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को कि इनके केस वापस ले लिए जाए, और सोमवार को कर्नाटक की सरकार ने वो सारे केस वापस ले लिए। केस वापस लेने का विरोध किसने किया? केस वापस लेने का विरोध किया पुलिस ने, जो प्रोसिक्यूशन, सरकार का ही अंग है, प्रोसिक्यूशन ने, और जो सरकार का लॉ डिपार्टमेंट है, तीनों ने विरोध किया कि ये मामले वापस नहीं लेने चाहिए। लेकिन किसी की सुनवाई नहीं हुई। यानी कानून रखो ताक पर। अगर मामला मुसलमानों का है तो कानून दूसरा चलेगा। कानून वो चलेगा जो मुसलमान बताएंगे कि किसको गिरफ्तार किया जाए, किसको छोड़ दिया जाए, किस पर मुकदमा चले और किस पर नहीं चले। तो कांग्रेस जिस तरह से लगातार
मैंने पहले भी एक दो बार शायद कहा है कि जिस तरह से आप याद कीजिए 1946 को, जिस मनस्थिति में और जिस तरह से काम कर रही थी मुस्लिम लीग उस समय, जिन्ना की, मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी, कांग्रेस पार्टी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही है कि मुस्लिम अपीजमेंट किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में और किसी भी तरह से, इसके लिए जो भी करना पड़े करेंगे। अब सवाल यह है कि कांग्रेस इतना खुलकर मुस्लिम अपीजमेंट तो पहले भी करती रही है और कोई छिपाकर नहीं करती रही है, लेकिन इतने ब्लेटेंट तरीके से नहीं करती रही जैसा अब करने लगी है। तो कारण क्या है? कारण राहुल गांधी का जो चुनाव प्रचार है, राहुल गांधी का जो वैसे भी प्रचार है, जो उनका एजेंडा है, जाति की गणना, जाति की गिनती, वो एजेंडा दरअसल आपको लगेगा कि हिंदू विरोध का है, लेकिन हिंदू विरोध से ज़्यादा मुस्लिम अपीजमेंट का है। मुस्लिम अपीजमेंट, उनको मालूम है कि मुस्लिम को गोलबंद कर सकते हैं, मुसलमान एक मुश्त वोट देगा, हिंदू ऐसा नहीं करेगा। हिंदू अगर वो हिंदुत्व के रास्ते पर गया तो बीजेपी की तरफ चला जाएगा। तो उसको बांटना ज़रूरी है। तो उसको कैसे बांटा जा सकता है? तो उसको जातियों में बांटा जा सकता है। तो जाति का सवाल उठाओ। इसलिए ये जाति की गणना और जाति पूछना और बात बात में जाति की गिनती करना, किस विभाग में, किस क्षेत्र में कहाँ कितने किस जाति के लोग हैं, इसकी गिनती करना, ये सब इसीलिए हो रहा है कि हिंदुओं को बांट कर रखो और मुसलमानों को एक रखो, खुश रखो, तो कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है। कांग्रेस किसी भी तरह, किसी भी हालत में केंद्र में सत्ता में आना चाहती है। 10 साल से बाहर है और अब तो 5 साल और रहना पड़ेगा, 15 साल। 15 साल तक सत्ता से बाहर रहकर कांग्रेस के लिए सर्वाइवल बहुत कठिन नजर आ रहा है। और जिस तरह के 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का उत्साह बढ़ा था कि वो अपने एजेंडे पर सफल हो रही है। ठीक है, उसको जो है सरकार बनाने का मौका नहीं मिला, इतनी सीटें नहीं मिली, बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली, हालांकि वो मानते हैं बहुत बड़ी सफलता है। 53 से 99 को वो बहुत बड़ी सफलता मानते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि उन्होंने बार अपना कितना नीचे गिरा लिया है। लेकिन वो दूसरी बात भी चाहते हैं, मोदी सरकार किसी भी हालत में स्थिर न रहने पाए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी रहे, समाज में अशांति बनी रहे, समाज में विद्वेष बना रहे, आपसी झगड़े होते रहे, तो असंतोष रहे, हिंसा का माहौल बने, तभी हमारे लिए रास्ता बनेगा। और यही सोचकर हरियाणा और जम्मू कश्मीर का कैंपेन इन्हीं बातों पर चलाने की कोशिश की गई। और 2024 के नतीजे के बाद राहुल गांधी बिल्कुल कन्विंस्ड थे कि यही एकमात्र रास्ता है। बाकी सब की पहले भी नहीं सुनते थे, बाकी सबकी फिर एकदम सुनना बंद कर दिया। और अगर आपने देखा हो उनका हरियाणा का चुनाव प्रचार, तो लग रहा था कि जैसे चुनाव जीतने के बाद विजय रैली में बोल रहे हों। इस तरह के उनके भाषण थे कि जीत तो हमारी पक्की ही है, औपचारिकता बाकी है। लेकिन जब नतीजा आया तब कांग्रेस को आटे दाल का भाव मालूम हो गया कि ये राजनीति की डगर इतनी एक तरफा और इतनी आसान नहीं होती है। कांग्रेस के लिए मुश्किल ये थी कि हरियाणा में मुस्लिम वोटों का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है, 1-2 ज़िलों को छोड़कर। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में जो झटका लगा है उससे अभी तक उबर नहीं पाई। जम्मू कश्मीर में उसे जो चोट लगी है उस पर तो मलहम लगाने का भी समय नहीं मिला है उसको। तो हरियाणा का चुनाव का नतीजा और कांग्रेस का एजेंडा, ये दोनों आपस में इस तरह टकराए कि कांग्रेस का जो आत्मविश्वास था, राहुल गांधी का जो आत्मविश्वास था, अहंकार था, वो चकनाचूर हो गया। लेकिन अगर आप इससे ये समझ रहे हो कि कांग्रेस ने ये रास्ता छोड़ दिया है तो आप गलतफहमी में हैं। जब मैंने शुरू में कहा कि आसपास क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में मुसलमान बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। ये दृश्य आपने बहुत बार देखा होगा। कुछ नहीं होता है, पुलिस जाती है समझा बुझा कर या फिर थोड़ा पत्थर लाठी खाकर
फिर मामला ख़त्म हो जाता है, जैसे कर्नाटक के मामले का मैंने जिक्र किया। लेकिन स्थिति बदल गई है। उससे बड़ी संख्या में हिंदू सड़क पर उतर आए और पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगाने लगे। कहा जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। हिमाचल प्रदेश में जो हुआ अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर, वो आपने देखा ही। तो जगह जगह से देश भर में इस तरह के संदेश आ रहे हैं कि ये जो एक तरफा लड़ाई थी वो अब एक तरफा लड़ाई भी नहीं कहना चाहिए, एक तरफा जो अभियान था वो एक तरफा नहीं रह गया है। दूसरे पक्ष को समझ में आने लगा है कि मौन स्वीकृति का लक्षण है। हमारी चुप्पी का गलत अर्थ निकाला जा रहा है। दो अर्थ निकाले जा रहे हैं। एक जो हो रहा है वो हमें मंजूर है, वो होना चाहिए, होता रहे। दूसरा ये कि हम कमज़ोर हैं इसलिए चुप हैं। ये दोनों संदेशों को काटना, इन दोनों संदेशों का जवाब देना ज़रूरी था। और इसका जवाब अगर कोई सरकार देगी तो फिर स्थिति संभलने की बजाय और बिगड़ जाएगी। जब लोग सड़क पर आएंगे, इसके विरोध में खड़े होंगे, तब सरकार साथ होगी तो स्थिति दूसरी होगी। सरकार का काम होगा ऐसे लोगों को बचाना, जो दंगा कर रहे हैं उनको सज़ा दिलाना। कांग्रेस कह रही कि मुसलमान दंगा करेगा तो सज़ा नहीं दिलाएंगे। हिंदू अगर कोई सोशल मीडिया पोस्ट भी डालेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, उसकी गिरफ्तारी होगी, जेल भेजा जाएगा, क्योंकि वो उनकी नज़र में पहले से ही अपराधी है। और मुसलमान उनकी नज़र में आरोपी भी नहीं है, अपराधी तो अदालत तय करती है, उसको छोड़ दीजिए। तो कांग्रेस पार्टी इस समय पूरी तरह से मुस्लिम परस्त पार्टी कहलाए जाने के लिए तैयार है। उसने जो है वो नकाब उतारकर फेंक दिया है कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर भी जा सकती है और हिंदुओं की भी थोड़ी चिंता करती है। ये दिखावा करना भी बंद कर दिया है। अब वो खुलकर खेलने लगी है। जब खुलकर खेलने लगी है तब लोगों की नींद टूटना शुरू हुई है कि हो क्या रहा है। जिस देश की आबादी में 78-80% हिंदू हो, वहाँ हिंदुओं के खिलाफ इस तरह का माहौल बने, उनको लेकर इस तरह की जो है गलतफहमी बने कि कुछ भी करो हिंदू के खिलाफ, हिंदू कुछ बोलेगा नहीं और वो बंटने से रुकेगा नहीं। तो हरियाणा ने ये संदेश दिया है कि हम बंटने को तैयार नहीं हैं, हम एक सीमा तक बर्दाश्त करने को तैयार हैं। अगर आपने वो सीमा लांघी तो फिर हम बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हैं। तो हरियाणा में भी कोशिश हुई कि जाट में बांटो, दलित में बांटो, ब्राह्मण में बांटो और अलग अलग जातियों में बांटो, लेकिन बटे नहीं। भारतीय जनता पार्टी को जो सफलता मिली है वो सभी वर्गों के समर्थन से मिली है। ये बिल्कुल कहना गलत होगा कि जाटों का समर्थन नहीं मिला। जाटों का भी समर्थन मिला है और ये कभी संभव नहीं है कि हर वर्ग का समान रूप से समर्थन मिले। अलग अलग स्थानीय परिस्थितियां होती हैं, उनके कारण भी लोग अलग अलग तरह से वोट करते हैं। तो कहीं ज़्यादा कहीं कम, किसी वर्ग का कम किसी वर्ग का ज़्यादा, वो अलग बात है, लेकिन सभी वर्गों का समर्थन भाजपा को मिला है हरियाणा में। ये बड़ा शुभ संकेत है। और आने वाले चुनावों पर जो तुरंत होने वाले हैं, इसके बाद अगले महीने होने वाले हैं महाराष्ट्र और झारखंड में, उसमें भी इसका असर दिखाई देगा। और कांग्रेस पार्टी उसके साथ महाराष्ट्र और झारखंड में जो है सहयोगी दल भी होंगे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, हिंदू हृदय सम्राट के बेटे उद्धव ठाकरे मुसलमानों का मसीहा बनना चाहते हैं, तो वो भी साथ हैं। शरद पवार तो पहले से ही हैं, बैलेंसिंग में बड़े माहिर हैं कि दंगा करें, बम विस्फोट करें मुसलमान, लेकिन हिंदुओं को भी लपेट लो। ये तो सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके हैं। हिंदुओं को भी दोषी ठहरा दो, हिंदुओं को भी आतंकवादी बना दो, ये सब शरद पवार कर चुके हैं। और झारखंड में हेमंत सोरेन जो कर रहे हैं वो तो अविश्वसनीय जैसा लगता है। जिस समाज से आते हैं उसी समाज का सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। बड़ी तेज़ी से आदिवासियों को ईसाई बनाया जा रहा है, आदिवासियों की संपत्ति पर इसके जरिए कब्जा किया जा रहा है, पूरी डेमोग्राफी बदली जा रही है। और हेमंत सोरेन की सरकार का पूरा समर्थन है, संरक्षण है।
तो आगे आने वाली लड़ाई बहुत कठिन होने वाली है। ये संघर्ष बहुत आसानी से खत्म होने वाला या सुलझने वाला नहीं है। और कांग्रेस ने खुलकर खेलना शुरू कर दिया तो उसके साथी दल भी खुलकर आने लगे हैं, आ रहे हैं और आएंगे। तो उस परिस्थिति में क्या करना है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। जनतंत्र में सबसे बड़ा हथियार वोट का होता है। उसका सही इस्तेमाल, उसकी सही चोट, वही परिवर्तन ला सकती है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।